वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सब में। मैं हूं अरसला ताहिर और नईम हैदर साहब से हम ब्रेक पर जाने से पहले गीत की फरमाइश की थी कंजील जाफरी साहिबा ने। तो वो कौन सा गीत है जो इनका दावा था कि मुझे बहुत पसंद आएगा? हाँ, तो इसलिए मैं बहुत पसंद आएगा सुनना चाहती हूँ। जी, वो बिल्कुल मेहदी हसन साहब ने गाया था और बड़ा मशहूर ज़माना है और मेरा पसंदीदा भी है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। सही। हर एक को पसंद है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना। क्या बात है। यूं मुझसे शर्माए, जैसे मुझे तड़पाए। क्या बात है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे मिलने की राह न पाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर आए, मैं आंसू बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना। यूं मुझसे शर्माए, जैसे मुझे तड़पाए। क्या बात है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। वाह जी वाह, जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मेहदी हसन साहब मुझे लगता है कि वैसे तो सबके वो पसंदीदा हैं, लेकिन फिर भी होता है कि कुछ इतने बड़े नाम होते हैं जो ओवरऑल सबके पसंदीदा होते हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां की अगर हम बात करें, मेहदी हसन, ये बड़े बड़े नाम हैं जो सबके पसंदीदा होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेहदी हसन साहब तो होंगे आप, मुझे अंदाजा हो गया कि आपको बहुत पसंद है जी। और कुछ अंदाजे गायकी भी वैसा ही है, तो उनके अलावा भी कुछ और लोग पसंद है गायकी में भी? कोई ना कोई तो आइडियलाइज आपने किए होंगे ना? जी बिल्कुल, शहनशाह गज़ल ग़ुलाम अली साहब मेरे पसंदीदा हैं। अच्छा, सही। और मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि उन्होंने मेरा कलाम गाया भी हुआ है। सही। और यकीनन अच्छे अच्छे फ़नकार हैं। ग़ुलाम अब्बास हैं माशाल्लाह। एक होता है ना कि ये ऑल टाइम फेवरेट है कि मैं आंखें बंद हो, खुली हो, नींद में हूँ, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सिंगर है। ऑल टाइम फेवरेट तो मेरे मेहदी हसन है या मोहम्मद रफ़ी हैं। देखा, मैंने कहा था मेहदी हसन। वहाँ पड़ोस में मतलब मोहम्मद रफ़ी हैं। ये दोनों ऐसे फ़नकार हैं कि जो हमेशा मैंने उन्हें सुना भी है, पसंद भी किया है। सही। और इसी तरह हमारे यहाँ बचपन से हम जगजीत चित्रा को सुन रहे थे। सही सही। मेरा भाई भी और हम भी, मतलब यूं हो गया था कि हमने उन्हें देखा नहीं हुआ था, लेकिन हमें यूं लगता था कि रूहानी तौर पर बिल्कुल हम उन्हें बहुत जानने लगे हैं। कान की जो दुनिया है ना, हाँ, उससे आंखें खुल जाती हैं। मेरे भाई को चूंकि गाने का बहुत शौक था, तो वो कहता था कि काश मैं जिंदगी में कभी जगजीत साहब को देख सकूं। तो जब मुझे बहुत सालों के बाद फिर एक शो करने का पाकिस्तानी शोज होस्ट करने में अमेरिका गई, तो वहाँ जगजीत साहब भी आए हुए थे उनके कॉन्सर्ट से। तो उन्होंने मुझे ऑफर, ड्रीम कम ट्रू हो गया। अच्छा, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मेरा शो तुम करोगी होस्ट। तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा कोई ख्वाब मैंने देखा था, जिसकी आज मुझे ताबीर मिल गई है। बिल्कुल। तो वो उनके साथ जो 1-2 दिन रहने का मौका मिला, तो यकीन करें कि शिद्दत से दिल चाह रहा है मैं आपसे कुछ सुनूं। वो अनमोल वो है। उसकी वजह मैं बताती हूँ आपको, आप पूछेंगे क्यों। वजह ये कि जब आप किसी सिंगर को बहुत ज्यादा सुनते हैं, बहुत ज्यादा सुनते हैं, आप सुनने की और सीखने की टर्म तो आप जानते होंगे, सुन के जो सीखता है वो बात अलग होती है। तो जो बहुत ज्यादा सुनता है ना, वो कहीं ना कहीं गा भी सकता है। देखिए, गाना और रोना हर इंसान को आता है, और मैं मान ही नहीं सकती कि कोई इंसान ऐसा हो जो बाथरूम सिंगर ना हो। हाँ बिल्कुल ऐसा। चूंकि ये बचपन से, चूंकि वो नाते वगैरह पढ़ते थे, इस वजह से
लेकिन बचपन से मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुनगुनाऊंगी या गाऊंगी। अच्छा, लेकिन बाद में मुझे मौसीकी सुनते सुनते इतना ज़्यादा शौक हो गया कि मेरा दिल चाहता था मैं गाऊं। हालांकि मुझे पता था कि मैं गा नहीं सकती क्योंकि इसके लिए रियाजत की ज़रूरत मुझे थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशी के लिए गा लेती हूँ। तो एक लाइन सुना दे कुछ भी। जी जी, अपनी गज़ल सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन जैसा तो मैं नहीं गा सकती, लेकिन अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं आप। आँख नम हो तो किस बहाने से, क्या बात हाँ हाँ हाँ, आँख नम हो तो किस बहाने से, बात बनती नहीं बनाने से, आँख नम हो तो किस बहाने से। वाह वाह, क्या बात है। कोई अपना नजर नहीं आता, क्या बात है। वाह वाह, कोई अपना नजर नहीं आता, क्या वफा मिट गई ज़माने से, जमाने से। ज़माने से, आँख नम हो तो किस बहाने से। वाह वाह वाह, बहुत सारी दुनिया उदास लगती है, हाँ हाँ, सारी दुनिया उदास है। सारी दुनिया उदास लगती है, एक सनम तेरे रूठ जाने से। क्या बात है, क्या क्या अच्छा बात है, है। वाह वाह वाह, आला बेहतरीन। क्या अच्छा है। एक सनम तेरे रूठ जाने आला से, बेहतरीन। आँख नम हो तो किस बहाने से, बहाने से। अरे बेहतरीन क्या कहने, बेहतरीन, वाह वाह। बहुत आला, बेहतरीन, बहुत बहुत खूब, जबरदस्त। बहुत खूब। आप जो है गा सकती है, किसने आप अगर आप रात को सुनती तो बेहतर बेहतर मिलती नहीं क्वालिटी। अभी भी इतना अच्छा। तो हमें भी समझ आ जाती है। बहुत अच्छा, खूबसूरत कंपोजिशन बड़ी अच्छी है। हाँ, वाह, ये मैं कहने वाली थी कि आप भी कॉम्पोजिशन की तरफ तो नहीं आने वाले। नहीं, ये मेरी हम कुछ कंपोजिशन कल सुने। है। ये किसी मौसीकार ने बनाई थी। अच्छी और composition। मेरे काफ़ी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में अच्छा। काफ़ी गुलकारों ने गाई हैं गज़लें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही सही। ये और बात है कि मुझे शायरी में कभी, शायरी गॉड गिफ्टेड थी मेरी, मुझे मिली, लेकिन मुझे शौक नहीं था शायरा बनने का। लेकिन मैं होस्ट किया करती थी प्रोग्राम मुशायरे, क्योंकि होस्टिंग मेरा प्रोफेशन था। ठीक है। तो मैं नज़ामत करती थी, तो सबने मुझे कहा कि जब तुम शायरी करती हो तो तुम क्यों नहीं आती सामने। तो मैंने कहा मुझे शौक नहीं है। तो इसी तरह एक पब्लिशर ने मुझे कहा कि आपके पास लिखी हुई पढ़ी है। मैंने कहा हाँ पढ़ी हुई है, मुख्तलिफ डायरियों में ऐसी। कहते आप वो मुसव्वदा मुझे दे दें। सही है। तो मैंने कहा जी हम खुद छाप लेंगे इसे। तो वो उन्होंने खुद प्रिंट कर दी, वरना मैंने नहीं छपवानी थी अपनी किताब। अरे तो वो फ्री में छपी। खुशनसीब है ये। बिल्कुल। और सबसे बड़े पब्लिशर ने लाहौर के, तो वो उन्होंने खुद ही प्रिंट की। ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कुछ चीजें ना आपको अल्लाह ताला ने चूज कर लिया होता है, कुछ के पीछे हम भाग रहे होते हैं, कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिसाइड कर लिया होता है। हालांकि मैं अफसाना लिखती हूँ और अफसाना लिखना मुझे पसंद है। अच्छा, और जबरदस्त। मेरी तकरीबन वो किताब तैयार है, 3-4 मजीद उसमें ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन वो चूंकि मैंने छपवानी थी तो अभी तक वो सुस्ती का शिकार अभी तक नहीं मामला आपके हाथ में था तो अभी भी छपे हैं वो कुछ जगह पर, सही है। कुछ अच्छे मैगजीन्स में। लेकिन ये है कि मैंने अभी
उसे किताबी शक्ल में नहीं कंपाइल नहीं किया, लेकिन करूंगी ज़रूर, इसलिए कि मुझे नसर अब ज़्यादा पसंद है, शायरी से ज़्यादा मुझे नसर पसंद है। सही। अच्छा, हम अभी मेकअप में थे तो एक बात कर रहे थे कि नील साहिबा शायरों की, कि आजकल जैसे आपने कहा हर कोई गा सकता है, इस तरह आजकल हर कोई शायरी भी कर लेता है। मैं चाहती हूँ उस मौजू पर भी थोड़ी सी बात की। नहीं, वो बहुत संजीदा बात है, थोड़ी सी तो कर ली जाए, वक्त है तो जरूर। वो बज़्म शायरी में मैंने की थी। अच्छा ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया? बात यह है कि हमारे यहाँ मैं एक बड़ा ही सख्त किस्म का जुमला आजकल तवातुर के साथ कहती हूँ। अच्छा। कि हम आला इखलाकी इक़दार की मौत के अहद में जी रहे हैं। ओह माय गॉड। इस वक्त जो सिनेरियो है ना, हर लिहाज से, माशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, अदब के लिहाज से हम एक सवाल की तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि हाल ही में कोई बड़ा अदब तख्लीक नहीं हुआ हमारे यहाँ। जिस तरह आप देखें ना, फैज़ अहमद फैज़ या अहमद फराज, परवीन शाकिर, इस तरह का कोई नाम नहीं आ रहा। लोग कर रहे हैं, अच्छी शायरी भी कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो वाला मयार नहीं है। जो उसकी वजह ये है कि हमारे एक तो हालात असरअंदाज होते हैं, और दूसरी बात ये है कि अब शायरी जो है ना, शायरी अब एक परफॉर्मिंग आर्ट में दाखिल हो गई है। यही बोलने वाली। अब लोग मुशायरों में जाकर परफॉर्म करना पसंद करते हैं, और मुशायरों में उन्हीं खवातीन को बुलाया जाता है जो देखने में खूबसूरत लगती हूँ। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे किसी ने कहा कि जी वो मुशायरा करवाना, एक शायरा चाहिए, आप कोई कर देंगी? मैंने कहा जी कैसी, बस ठीक है, कलाम बेशक ना अच्छा हो लेकिन देखने में अच्छी हो। मतलब जहाँ ये मयार जिस माशरे में हो जाएगा, और फिर अगर और ये अदब के लिए जी अगर तरन्नुम से गाती हो फिर तो क्या ही बात है। ये अदब के लिए ये तो इंडिया में पता है अब क्या हो रहा है कि शायर उन खवातीन को कलाम लिख कर देते हैं जो जिनका तरन्नुम बहुत अच्छा है, और उनसे कहते हैं भाई आधे आधे होंगे पैसे। ओह माय गॉड। तो आपको तो बड़ी वाकई बड़ी तलखीयत हो गई है। इंडिया की शायरात बहुत अच्छा पढ़ती तरन्नुम नजर आएंगी, तो अक्सर की अपनी शायरी नहीं होती, शायरी किसी और की होती है। शायरों का कसूर नहीं लगता आपको? क्यों लिख के देते हैं अपना कलाम? अच्छा, जो शायर लिख कर देते हैं ना, वो मैंने उनसे भी बात की है। उन्होंने कहा भाई जिसके पास जो होता है वही बेचता है ना, हमारे हालात खराब हैं, भूखे मर जाएं क्या? बस ये तिजारत है ना, एक तिजारत शुरू हो गई है। ऐसा ये बड़ा अलमिया है, मैं ये समझता हूँ, अदब के साथ नाइंसाफ़ी है। और फिर दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा है ना, वो किताब लिखवा भी लेते हैं, छपवा भी लेते हैं। जी बिल्कुल, यही हमारी बात हो रही थी। और वो पढ़ना सीख भी लेते हैं उनसे, वो प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। फिर वो उसकी किसी 5 स्टार होटल में तकरीब भी हो जाती है, तकरीब रुनुमाई, जिसमें मुल्क के बड़े बड़े दानिश्वर आकर उस शायरी पर और शायरा पर तबसरा करते हैं। अब ये वो काम है जिसमें मेहनत नहीं लगती। देखिए ना, अगर आप किसी को कहें भी तुम गुलकार बन जाओ, तो वो कहेगा कि बहुत रियाजत करनी पड़ेगी, तो बड़ी मेहनत है। और आप कहें किसी से क्लासिकल डांस सीख लो, भी उसमें भी बड़ी मेहनत है। ये वो कोई भी काम करने में मेहनत, ये वाहिद काम है जिसमें आपकी मेहनत नहीं लगती, आपको बना बनाया मिल जाता है। फिर आप अपनी PR के जरिए शोहरत भी हासिल कर लेते हो। और इसमें कुछ बहुत हमारे टॉप के नाम भी हैं, लेकिन वो मैं नहीं ले सकते। और वो इस वक्त इंटरनेशनल तौर पर शोहरत की हामिल हैं, जो कि जेन्युइन नहीं थे। उफ उफ, अब मतलब इससे ज्यादा क्या होगा जब अदब का ये हाल हो रहा है, तो इससे ज्यादा और शोबों में क्या? आपको मैं ये बताऊं कि हर फील्ड में ये हो रहा है। बिल्कुल, वो तो हमारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदब में भी हो रहा है कि हमारे तालीमी इदारों का जो माहौल है, वहाँ ये जो ड्रग्स हैं वो बड़े पैमाने पर बेची जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं। और कुछ स्कैंडल आपको पता है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सामने आए, तो दिल खून के आंसू होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम चाह तो नहीं रहते कि इख्तिताम जो है इतनी कड़वी बात पर हो, लेकिन खैर ये जिंदगी की हकीकत है और इनको एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी होता है। अब वक्त हो गया इजाजत का, हम चाहेंगे अच्छा सा मैसेज आप दोनों से लें, तो पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। चले जी, बात तो मोहब्बत की है। जहाँ जहाँ भी हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतों से रहें, बिल्कुल दिलों से जोड़ के रखें, फासलों को कम करें। बेशक बेशक। आपकी तरफ आ जाते हैं कि नील जाफरी साहब जल्दी से एक अच्छा सा मैसेज दे दें। क्योंकि वक्त बहुत कम है, वरना मैसेजेस तो बहुत हैं, मेरा तो काम ही मैसेज देना है। सही है। तो लेकिन मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में जब भी कभी शोहरत, दौलत और इज़्ज़त का इंतखाब करना पड़े,
तो इज्जत का कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, प्रोग्राम करके। हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अर्सला ताहिर और अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज जो मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, बांग्लादेश की तैयारी कैसी है, पाकिस्तान को कहां देख रहे हैं, कहां स्टैंड अप कर रहा है, क्या उम्मीद रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, मैच देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ऐसे सारे सवालात का जवाब हमें देंगे रियाजुद्दीन साहब, जो कि हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रियाजुद्दीन साहब? अल्लाह का शुक्र भाई। आपकी क्या करें, घर पे दावत रख लें, अपने रिश्तेदारों को बुला लें आज या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से बुलाना चाहिए, इसलिए कि अगर बहुत सारी मतलब एक आपको तकलीफें और दुख दिए हों किसी टीम ने, और आज अगर कोई अच्छी उम्मीद हो तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि नेक शुगुन साबित हो जाए। उम्मीद है, मतलब ये कह रहे हैं आप, आज उम्मीद है पाकिस्तान के जीतने की? जी बिल्कुल। वो इसलिए कि देखें, अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, तो टोटल दोनों टीमों के दरमियान 38 मैचेस हुए हैं। 38 मैचेस है। मुझे थोड़ा आवाज कम आ रही है रियाजुद्दीन साहब की। अच्छा जी, हमने जो है 33 मैचेस जीते हैं। अब आ रही है आवाज? जी। हमने 33 मैचेस जीते हैं और 5 मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश की टीम ने जीते हैं। ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से बांग्लादेश ने जो 5 मैचेस जीते हैं उसमें से 3 मैचेस जो हैं वो पहले बांग्लादेश ने जीते हैं, फिर बाद में हमने जीतना शुरू किया था। और मैं जो इस वक्त पाकिस्तान की इस पूरे मेगा इवेंट्स में जो पोजीशन है और जिस तरह से पॉइंट्स टेबल है, तो पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त बांग्लादेश की टीम जो है वो 9वें नंबर पे है। यानी उनकी जो पॉइंट्स टेबल पे फिगर्स हैं वो मंफी हैं, गो के पाकिस्तान की भी है मंफी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 7वें नंबर पे है। अच्छा। तो जो 7वें मतलब नंबर तक की टीमें हैं उनके लिए ये चांस है कि अगर और मगर की बैसाखियों पे और उम्मीद की हल्की सी किरण की वजह से जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। और ये कोलकाता की जो पिच है इस वक्त वो बैटिंग के लिए साजगार मतलब एक समझी जाती है। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, यहाँ मुझे आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? जी, अब जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं जारी रखूं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो कोलकाता की पिच है, इस ये मतलब एक आम ख्याल ये है, परसेप्शन ये है कि बैटिंग के लिए साजगार समझी जाती है, और जो मैचेस भी हुए हैं तो उसको मतलब ये कि जो वहाँ पे रिजल्ट है उसके मुताबिक भी ये जो विकेट है बैटिंग के लिए साजगार है। लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ जो मतलब करने वाले पेसर्स हैं या बॉलर्स आप उन्हें समझें, या हमारे जो स्पिनर्स होते हैं उनको इसमें मदद मिलती है। और देखा यह गया कि हदफ के ताक़ुब करने वाले जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग करने वाली टीम के लिए मुश्किलात भी पैदा करते हैं। तो ये इस विकेट पे मतलब सबसे बड़ा स्कोर जो था 404 रन वो भारत ने किया था 2014 में श्रीलंका के खिलाफ। और यहाँ पर जिन मतलब टीमों ने पहले बैटिंग की है वो टीमें जो है 19 मैचेस मतलब वो जीत चुकी हैं, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीमें जो हैं वो 12 मैचेस जीतने में कामयाब रही हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का ताल्लुक है, तो इससे कबल जो मतलब एशिया कप में जो हमारा मैच हुआ था तो उसमें हमने इनसे 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि 2019 का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था वहाँ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 94 रन से शिकस्त दी थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, आदाद शुमार को देखते हुए, तो बिल्कुल आप घर पे दावत रख सकते हैं कि मेहमानों को बुलाएं और इसको सेलिब्रेट करेंगे, आज का मैच ये जीत सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दोनों टीमों की स्टैटिस्टिक है और जो मतलब हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान का पल्ला भारी है। लेकिन अर्सला, आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी टीमें जब आमने सामने आती हैं और जिस दिन मैच खेल रही होती हैं तो उस दिन मैच वाले दिन जो टीम जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करती है वही टीम फिर जीतती है। और जो टीम मतलब प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, अपने आसाब पे काबू रख सकती है, तो वो जो है जीत सकती है। और पाकिस्तान की टीम का तो ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है। तो जिस तरह से क्लियर नहीं है मुझे।
जी, तो जिस तरह से मतलब ये कि हमारी टीम जो है परफॉर्म कर रही है, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच जो है पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए और पाकिस्तान की टीम जो है इस काबिल है कि वो जीत भी सकती है। गो के पाकिस्तान की टीम ने 4 मुसलसल मैचेस हारे हैं और किसी भी वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान ने अपने 4 मुसलसल मैचेस जो हैं वो नहीं हारे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान टीम जो है उसको अपनी तवानाइयों को यकजा करके और ये साबित करना होगा कि उसमें मतलब ये कि अभी जीत की उम्मीद बाकी है, और अगर अब वो अपने बकिया तमाम मैचेस जीत जाएं और ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें जो हैं वो मैचेस हार जाएं, तो वो जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के जीतने के मतलब थोड़े से इम्कान बेहतर हो सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अच्छा, 4 मुसलसल हार हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान का नंबर 7वां और बांग्लादेश का जो है वो 5वां। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किस चीज़ पर वो उसी पोजीशन पे खड़े हैं अगर मगर ये कोई ऐसी चेंजेस भी आई हैं, कोई ऐसी प्रैक्टिस भी हुई है, और वो अगर चेंजेस आई हैं तो फिर उसको आप किस तरह से ले रहे हैं? वो पॉजिटिवली जाएगी या फिर बस अभी भी वही है कि ठीक है करना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा हो? जी बिल्कुल, देखें इसलिए कि जो पाकिस्तान के पास जो मौके थे क्लियर कट सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, वो तो पाकिस्तान ने गंवा दिए हैं अपनी खराब परफॉर्मेंस से। और पाकिस्तान की टीम ने जितनी भी टीमों के खिलाफ अभी तक परफॉर्मेंसेस दी हैं उसमें पाकिस्तान ने हमेशा ये किया है कि शुरू में पाकिस्तान ने हालात अपने लिए खुद बिगाड़े हैं, बीच में फिर उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है, और लेकिन आखिरी लम्हात में फिर हम आसाब जो है हमारे वो काबू में नहीं रहते और हम बेचैनी का शिकार होते हैं। और मेंटल टफनेस लेवल का इसमें दखल है, मेंटल स्ट्रेंथ का दखल है। जाहिर है मतलब है कि जो टीम आसाब पे काबू रखती है, पैनिक नहीं होती है, वही अपने हदफ को हासिल करती है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि दूसरी टीमों की वजह से कोई फर्क पड़ा है, तो कल अफगानिस्तान की टीम जो मैच जीती है तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह से थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए इम्कानात, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते आपको कि, लेकिन 10-20% इम्कानात जो है थोड़े से रोशन हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को अपने बकिया तमाम मैचेस जीतने होंगे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपने सारे मैचेस हार जाए तो फिर पाकिस्तान के इम्कानात जो है वो रोशन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि भारत, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें गो के आईसीसी की जानिब से ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो मतलब हमारे पास फिगर्स हैं, जो पॉइंट टेबल है, जो नेट रन रेट है, उसके मुताबिक भारत, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं कमोबेश बज़ाहिर जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। और एक टीम का चांस है, और एक टीम जो वो हो सकती है वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, अफगानिस्तान भी हो सकती है, श्रीलंका और पाकिस्तान भी हो सकती है। तो इस मतलब एक तनाजुर में आपको एक उम्मीद की किरण है, और आप ये कह सकते हैं कि हैं। लेकिन वो एक आपको याद होगा कि नीलाम घर हुआ करता था, तारिक अजीज उसके होस्ट होते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। वो एक जुमला कहा करते थे हमेशा के दा गलती दा गुंजाइश निश्ता, तो वो वाली मतलब इस वक्त तो वो वाली इस वक्त जो है कैफियत है। पाकिस्तान की टीम उससे गुजर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम को जिन हालात का मतलब इस वक्त सामना है और जिस तरह की कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं, आपने देखा होगा कि वो टीम के जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट है उससे मुतालिक चीज़ें आई हैं। फिर इंज़िमाम उल हक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया है। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के मोराल को गो के पाकिस्तान में की टीम के न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि जो दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं वो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, उनकी अप्रोच जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए और उन्हें उनके जहन पे कोई भी प्रेशर जो है वो उनको नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो हैं पाकिस्तान की सराउंडिंग में, और पाकिस्तान को इंडिया में खेलते हुए मुश्किलात का भी सामना है। फिर ये कि जो आईसीसी की टेक्निकल कमेटीज हैं, अंपायर्स हैं, उनके जो डिसीजंस हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ गए हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ हालात जो है बड़े पेचीदा हैं, और मैं यही समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का शायद प्रेशर ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लिया है जो कि नहीं लेना चाहिए था। हाँ, ये तो लेम एक्सक्यूज है रियाजुद्दीन साहब, ये सारे लेम एक्सक्यूज हैं कि इंडिया में जाके खेल रहे हैं, प्रेशर है, तमाशाई नहीं है, हमारे सहाफ़ी नहीं, ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं।
हाँ, मैं ये समझती हूँ, मुझे नहीं पता वो टीम इसको आप लोग किस तरह से लेते हैं, बट मैं इसको लेम एक्सक्यूज समझती हूँ। नहीं, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, आप बिल्कुल सही जिस तरह से सोच रही हैं। होना ये चाहिए कि जो प्रोफेशनल मतलब प्लेयर्स होते हैं उनको ऐसा कोई इस तरह की चीजों को अपने जहन पे नहीं लेना चाहिए और इन तमाम चीजों से आजाद होकर उनको अपनी परफॉर्मेंसेज देनी चाहिए। इसलिए कि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, देखें ये लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं और जाहिर है ये सब हमारे आपके टैक्सेस से ही लेते हैं, तो हम जब हम अच्छी परफॉर्मेंस कोई इख्तियार नजर नहीं आता था। तो ये सारी चीजें अब तो ये हो गई है। और थोड़ी सी बात, लेकिन कितने रियाजुद्दीन साहब कितने अफसोस की बात है कि किसी की हार पर हमारी जीत मुनहसर है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आपकी अपनी तैयारी नहीं है, आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं आपको पता नहीं है वर्ल्ड कप में। आप लेकिन आप शुरुआत में आपने कहा वो हारे, मतलब ये कौन सी जीत है? यही तो हमारी मतलब खराबियां हैं। बाकी कि इट इज पार्ट ऑफ गेम, इस तरह तो खैर होता है इस तरह की चीजों में, और होना ये नहीं चाहिए। आप बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ ज्यादा होता है इस तरह की चीजों में। जी, हमारे यहाँ ज्यादा होता है, इसलिए कि हमारी कौम का पूरा मिजाजी कमोबेश ऐसा हो गया है कि हम दूसरों अपने बजाय इसके कि कॉन्फिडेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी चीजों को फोकस करें, उस पर कंसंट्रेट करें, हम दूसरों की चीजों पे जो है मतलब उस पर डिपेंड भी करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे माशरे में ये चीजें जो हैं रच बस गई हैं और उसका ये रिफ्लेक्शन है। और हर शोबे में जाहिर है क्रिकेट भी उससे बाहर नहीं है, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कब तक होगा, कहीं ना कहीं तो इसको खत्म करना होगा और कोई ना कोई तो ऐसा तरीकेकार इख्तियार करना होगा कि मतलब इस तरह से ना हो। बहरहाल आज की जो मैच है उसमें हमारी दुआएं जो है हमारी टीम के साथ हैं। हम ये चाहते हैं हमेशा की तरह कि भारत में जो है पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद हो, किसी भी अंदाज से हो। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और नाजरीन आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे, हम सबकी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करे कि पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो भारत में लहराए, आज हमारी जीत हो। प्रोग्राम में वक्त हुआ है जी ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती है। सुबह में हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो आज मैच है। बहुत सारी उम्मीदें कुछ लोगों ने मान ली हैं, कुछ लोगों की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं होने की वजह बहुत आप सभी को पता है, सॉलिड रीजन है हमारे पास जो परफॉर्मेंस अभी तक टीम की रही है और अभी जो हालात चल रहे हैं। इंजमामुल हक ने भी हाथ उठा लिए, अब तो समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। आपने मैच के लिए अच्छा देखना है या कभी कभी जैसे कि मिरेकल हो जाते हैं, शायद मिरेकल हो भी जाए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट ऑन कॉल जावेद खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जावेद साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा जरा बताइए मैच के आप किस तरह से देख रहे हैं आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच? जितनी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से पैदा हो गई हैं, तो ऐसे हालात में बांग्लादेश से जब पाकिस्तान को आज वर्ल्ड कप का मैच खेलना है, जो कि इतनी अहमियत का हामिल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल रहेगा, इसलिए बिल्कुल कि पाकिस्तान का जो मोराल इस वक्त डाउन है, जो मैचेस हार करके अब उसके पास आगे सेमीफाइनल में जाने के लिए जगह बाहर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पाकिस्तान को चाहिए कि अच्छे तरीके से जो बांग्लादेश से खेलें। और जब नहीं, मेरे ख्याल में करंट तो कोई भी नहीं लगा। अगर करंट लगना होता तो साउथ अफ्रीका से जो पहले मैचेस थे उसमें लग जाना चाहिए था उन्हें, खुसूसन अफगानिस्तान के मैच में। जिस तरह दीगर दूसरी टीमें जो है वो बड़े बड़े स्कोर कर रही थी, जब अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को पहले बैटिंग मिली तो उन्होंने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया था और मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चेजेबल स्कोर है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान के कोचेज ने अपने बैट्समैनों पर काम किया है वो इंतहाई काबिल रश्क है। उनको इनिंग बिल्ड करना सिखाया है उन्होंने कि किस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड किया जाता है और एवरेज किस तरीके से जो मेंटेन रखा जाता है ताकि आप आखिर में जाके आसानी से मैच जीत लें। और कल भी बिल्कुल इसी किस्म का उन्होंने मुजाहिरा किया श्रीलंका के खिलाफ। गो कि मैं नहीं समझता था कि श्रीलंका की टीम जो है वो इस मैच को हारेगी, लेकिन अब मैंने देखा है, अब मैंने समझा है कि अफगानिस्तान के कोचेज वो काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के कोचेज को करना चाहिए था या दीगर मुल्कों के जो भी कोचेज, कि अपने परफॉर्मर्स को बताना है उन्होंने कि उन्होंने परफॉर्म किस तरह से करना है। रहेगी बात आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की, तो मैं ये समझता हूँ जितने डैमेजेस से पाकिस्तानी टीम को लग चुके हैं और जितने दबाव में पाकिस्तानी टीम है शायद उनसे परफॉर्म ना हो। लेकिन जिस तरह से आपने करंट की बात की है, शायद में भी कि उनको अपना वो गुस्सा जो है आज उतारने के लिए
बांग्लादेश की टीम पे कहीं वो टूट ना पड़े, आपको बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर ना आए पाकिस्तान की टीम आज। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज मुख्तलिफ खेल का मुजाहरा करेगी, लेकिन हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अगर कोई जख्मी हो जाता है या किसी की कारकर्दगी नहीं है तो पीछे जब हम बेंच से किसी बैट्समैन को, बॉलर को उठा के लाते हैं तो वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता। पिछले मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में, मोहम्मद वसीम ने ना सिर्फ बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की थी उन्होंने, लेकिन आज फिर सुन रहे हैं कि हसन अली को वापस टीम में लाया जाएगा। तो जो कोई परफॉर्म कर रहा होता है, परफॉर्मर का आपको एतमाद बढ़ाना होता है तो उसे कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि हसन अली को आज वापस लाना चाहिए, लेकिन वहाँ टीम की मैनेजमेंट, कप्तान फैसला करेंगे कि उन्हें किस तरह से आज बांग्लादेश के मैचेस में कितने बॉलर्स और कितने बैट्समैन के साथ जो है जाना है। लेकिन मुझे आज यही तवक्का है, बल्कि हर एक शायकीन को यही तवक्का होगी कि पाकिस्तान की टीम आज एक मुनफरिद खेल खेले और पाकिस्तानियों को खुशियां फराहम करे। सही। तब्दीलियों की जो बात है हम जरा उस पर ही आना चाहेंगे। जो तब्दीलियां की गई इससे कोई फर्क पड़ेगा? जी, सुनने में यही आ रहा है कि इमामुल हक की जगह जो फखर जमान को मैदान में उतारा जाएगा और बॉलर जैसे मैंने आपको बता दिया, दूसरे जो है वो शादाब जो है वो जख्मी है, मोहम्मद नवाज और आगा सलमान की बात हो रही है कि वो खेलेंगे। तो तब्दीलियों से भी कोई इतनी बड़ी टीम आपके आगे नहीं है कि इससे फर्क पड़े, लेकिन जो भी तब्दील होकर के आए वो परफॉर्म करे। अगर वो अपनी कारकर्दगी बेहतर करेगा तो उसी के लिए बेहतर होगा और मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। तो यही समझ में आता है कि आज अगर कोई चेंजेस हो तो जिन लड़कों को मौका मिल रहा है वो परफॉर्म करें और पाकिस्तानियों के दिल खुशी से जीत ले। अल्लाह करे ऐसे ही। और भी आपने कहा कि प्रेशर और ज्यादा होगा। अब ये तो मेरा ख्याल है अब वही वाली बात हो गई जो हम बार बार करे जा रहे हैं कि आसाब इतने कमजोर भाई क्यों हैं। अब आप अगर खुदा ना खास्ता आज भी कुछ बुरी खबर हम अल्लाह ना करे हम सुन लें तो फिर आप कहेंगे अब तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। तो ये तो अजीब ही बात हो गई ना। मतलब ये क्या बात हुई कि प्रेशर हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, अब जरा और ज्यादा हम घबरा जाएंगे, ये क्या हो रहा है? देखिए, हमारी टीम जो है एशिया कप से पहले जो है तकरीबन जो है नंबर 1 पर थी उसकी पोजीशन, लेकिन उसके बाद जो पोजीशन डाउन होना शुरू हुई तो आसाबी तौर पर जो है एशिया कप ने हमें बड़ा डैमेज किया। जब भारत ने जो है पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, फिर हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया और वो उस पर राजी हुए, तो वहाँ बारिश ने भी जो है वो काफ़ी असर डाला एशिया कप पे। और एशिया कप में पाकिस्तान का मुकाबला तो ऐसे ही लग रहा था जैसे बारिश से हो रहा है और वो उसमें परफॉर्म नहीं कर सकी वो टीम। लेकिन आसाबी तौर पे मजबूत होने के लिए आपको दूसरी टीमों को देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें, शुरू के 2 मैच हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है तो पता लगता है कि वो आसाबी तौर पर कितने मजबूत हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देना पड़ेगी पाकिस्तान की टीम को। जब तक आपके आसाब मजबूत नहीं होंगे, आप अपने नर्व्स पर काबू नहीं पाएंगे, जब तक आप परफॉर्मेंस सही नहीं दे सकते। जिस जगह जितनी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो ऐसी सूरत हाल में जो है पाकिस्तानी टीम को जो है वो यही चाहिए कि सब लड़के जो है वो एक तहिया कर लें कि हमें अच्छे खेल का मुजाहरा करना है। जो कुछ बोर्ड में हो रहा है उससे लाताल्लुक रहे और पैसा आने जाने वाली चीज है, इन चीजों पर नजर ना रखें, अपनी परफॉर्मेंस पर नजर रखें, अपने आसाब पे काबू रखें। तो कोई वजह नहीं कि आज पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को शिकस्त ना दे पाए। ये बड़ी कोई मायने खेज बात कर दी आपने, पैसा आने जाने चीज जी, सारी कंट्रोवर्सीज उसी से रिलेटेड है। सही है, सही है। अच्छा, इंजमामुल हक ने जो हाथ उठा लिए हैं इस वक्त, ये इसको भी कोई एक्सक्यूज बना लेंगे क्या? जी अरसला, आपने बड़ी अच्छी बात की। इंजमामुल हक ने हाथ उठा लिए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़े बड़े सदर, वजीर आजम, वजीरों पे इल्जाम लगते रहे लेकिन कोई भी इस्तीफा नहीं देता। इंजमामुल हक ने एक अच्छी रिवायत कायम की है कि अगर उनके ऊपर इल्जाम लगा है तो उन्होंने अपने एक्सक्यूज बना लेगी, उनको तो बनाना ही चाहिए कोई। देखें, ये हम जब हार रहे हैं ना तो हमारी जो सोच है उसको डाइवर्ट किया गया है। पूरी पाकिस्तानी कौम, नेशन को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है कि ये कंट्रोवर्सीज थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब तक आप साउथ अफ्रीका से नहीं आ रहे थे, जहां आपको जीतना जरूरी था इस टूर्नामेंट में रहने के लिए, उसके बाद ये सारी कंट्रोवर्सीज आना शुरू हुई और फिर हम अफगानिस्तान का भी मैच हार गए। और आज बांग्लादेश से यही दुआ है कि अल्लाह खैर करे, कि अल्लाह खैर करे। हम तो बीइंग मुस्लिम यही कर सकते हैं कि बस दुआएं करते रहें, नवाफिल अदा करते रहें, इबादत करते रहें, अपनी तस्बीहात लेकर बैठे रहें और जो टीम को करना है उसके लिए बस हम सिर्फ दुआ करें। टीम की प्रैक्टिस, टीम की तैयारी वैसी नहीं है कि हम रिलैक्स होके कोई एक मैच देख लें खुश होके।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। वो परफॉर्मेंस नहीं है कि हम रिलैक्स रहें, तो रिलैक्स से इन्होंने हमें होने ही नहीं दिया है ना पाकिस्तानी टीम ने। शुरू के 2 मैच जीतने के बाद जो पाकिस्तानी कौम रिलैक्स हो गई थी, फिर उन्होंने जो टेंशन में डाला है, तो आज तक सारी कौम टेंशन में है। हम ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसको हमने भी इंजॉय करना था, हमने भी खुश होना था। वो एक कहते हैं ना छोटी छोटी सी खुशियां हैं, वो भी जो है वो टीम ने छीन ली है और जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं। मजे की बात ये होती है कि कभी वेदर जिम्मेदार है, कभी तैयारी, कभी टीम, कभी कोई जो लोग टीम बना रहे हैं, कभी कोचेस, कभी आप मुल्क में ऐसे पहुंच गए, कभी मतलब कुछ कोई भी एक एक्सक्यूज देके आपने अपने आप को बचाना है। सच ये है कि आपकी तैयारी नहीं थी किसी भी जगह पर। बिल्कुल अर्सला, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं भी तैयारी नजर नहीं आई हमें, किसी भी लेवल पे नहीं थी, सिलेक्शन से लेकर गेम तक। देखें, सबसे पहले जो है वो सिलेक्टर्स के ऊपर ही बात की जाएगी। बोर्ड में जो लोग आते हैं वो गिने चुने लोग हैं, 5-7 लोग हैं, उन्हीं के गिर्द जो है चाहे कोई भी बोर्ड आ जाए वो उन्हीं के गिर्द घूमरा होता है। और जो बहुत ज्यादा मुल्क के लिए खिदमत देते रहे हैं लोग, उनको मौका फराहम नहीं किया जाता, जो बहुत ज्यादा मोहब्बे वतन है। तो जब तक मोहब्बे वतन लोगों को लेकर नहीं आएंगे जो तो बात नहीं बनेगी। सारी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा। मुल्क के लिए बेहतर सोचने वाले लोगों को नहीं लाएंगे जब तक की बात नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो वेरी मच जावेद खलील साहब, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त दिया और बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पर एक और उम्मीद और दुआ के साथ इजाजत लेंगे आपसे कि अल्लाह ताला आज हमें कोई जीत की खुशखबरी सुना दे। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ख्याल। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, तो यहीं पर होगी आपसे मुलाकात।